नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड से 10 अक्टूबर के बाद मानसून की वापसी। रांची में पिछले 11 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। कल के बाद मौसम साफ होने के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में साफ दिख रहा है। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान लगातार 2 दिन बारिश हुई। शुक्रवार को भी सुबह से देर रात तक रुक रुक कर बरसात होती रही। 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 2 दिन और ऐसे ही हालात बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। 5 अक्टूबर के बाद आसमान साफ होने की संभावना है, जबकि मानसून की वापसी 10 अक्टूबर के बाद मानी जा रही है। 5 अक्टूबर को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। 6 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान लगातार 2 दिन बारिश से लोग प्रभावित हुए, लेकिन दीपावली पर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई नया सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने दीपावली और छठ पूजा के दौरान साफ मौसम का अनुमान जताया है। हालांकि 10 अक्टूबर के बाद की परिस्थितियों पर नजर रखनी होगी। अक्टूबर के अंत तक ठंड दस्तक देगी और मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ेगा। बोकारो के दुंदीबाग बाजार में आग, 7 दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत से आग पर पाया काबू। बोकारो के दुंदीबाग बाजार में शनिवार को आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। इस घटना में रुई, अलमारी, 2 बाइक और प्लास्टिक सहित लाखों का सामान जल गया। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कई दुकानें भी खतरे में आ गई। दुकानदारों ने तेजी से अपना सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। त्योहारी सीजन होने के कारण दुकानों में बड़ी मात्रा में सामान भरा हुआ था, जिससे आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हालांकि अभी तक नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान है कि लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाजार में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। गिरिडीह में मवेशी चोरी करते 2 गिरफ्तार। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, कार भी जब्त। आक्रोशितों का सड़क जाम। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के हरलाडीह में शुक्रवार देर रात मवेशी चोरी की कोशिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों ने 2 युवकों को मवेशी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, जो एक कार में मवेशी लादने का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने देखा कि 2 युवक एक कार में मवेशी चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें रस्सी से बांधा और उनकी पिटाई की। इसी दौरान ग्रामीणों ने चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे कार को भी कब्जे में ले लिया। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें कुछ रस्सियां और उपकरण भी मिले, जिनका उपयोग चोरी के लिए किया जाता था। इधर घटना की सूचना मिलते ही पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से दोनों आरोपियों को छुड़ाकर उन्हें थाना ले जाकर पूछताछ शुरू की। पीरटांड थाना प्रभारी दीपेश शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। उन्होंने कहा कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार मवेशी चोरी की घटनाएं हो रही थीं, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश था। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और चोरी में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार सुबह कुछ देर के लिए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस की गश्त और निगरानी कमजोर होने के कारण क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने प्रशासन से इलाके में नियमित गश्ती बढ़ाने और मवेशी चोरी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया और स्थिति सामान्य हो रही। पाकुड़ में कलयुगी मां ने नवजात को सड़क किनारे फेंका, शिशु की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के नारायणगढ़ गांव स्थित पगला नदी पुल के पास शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद नदी के किनारे सड़क पर गमछा उड़ाकर फेंक दिया। नवजात शिशु की मौत हो चुकी थी और उसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही महेशपुर थाना प्रभारी रवि शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और
घटना की छानबीन की। ग्रामीणों के सहयोग से नवजात शिशु को दफनाया गया। नारायणगढ़ गांव के ग्राम प्रधान संतोष मुर्मू ने बताया कि वो सुबह मवेशी चराने गए हुए थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे स्थित बाबुल के पेड़ के नीचे गमछा में लपेटे हुए नवजात शिशु पर पड़ी। उन्होंने तुरंत महेशपुर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृत शिशु को गड्ढा खोदकर दफनाया। इस घटना ने स्थानीय लोगों को गहरे मानसिक आघात से गुजरने पर मजबूर कर दिया। लोग इस जघन्य कृत्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये नवजात बच्चा संभवतः किसी कुंवारी मां का था, जिसे समाज की लोकलाज और डर के कारण पालने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपने बच्चे को फेंक दिया। महेशपुर थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जहां असामाजिक तत्वों या समाज के दबाव के कारण नवजात शिशुओं को फेंक दिया जाता है। स्थानीय लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस नवजात का क्या कसूर था। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की चाईबासा कोर्ट में सुनवाई टली। अगली तारीख 9 अक्टूबर तय। भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शनिवार को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। कारण यह रहा कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अवकाश पर थे। अब अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है। राहुल गांधी ने अपने विरुद्ध चल रहे मुकदमे में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की है। इस आवेदन पर 4 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन न्यायिक अवकाश के चलते मामला टल गया। मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं, जिसके बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर अंतिम आदेश 9 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। ये आवेदन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। यदि अदालत राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देती है तो वे बिना अदालती प्रतिबंध के अपने संसदीय और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे, लेकिन अगर आवेदन खारिज हो जाता है तो उन्हें हर सुनवाई में अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस मामले पर कांग्रेस समर्थकों और नेताओं की निगाहें भी टिकी हुई हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें विभिन्न राज्यों में लगातार यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में अदालत में बार बार उपस्थित होना व्यावहारिक रूप से कठिन है। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता केशव प्रसाद महतो का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी को भी अन्य आम नागरिकों की तरह न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और अदालत में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। लोहरदगा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। डीसी ने दिए जांच के आदेश। लोहरदगा जिले के सदर अस्पताल में शुक्रवार को एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे नवजात की मौत हो गई। महिला की पहचान 28 वर्षीय इंकी कुमारी के रूप में हुई, जो सेन्हा थाना क्षेत्र के नवदी गांव की निवासी थी। इंकी कुमारी को शुक्रवार दोपहर लेबर पेन शुरू हुआ, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा में भर्ती कराया गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने गर्भ में ही नवजात की मौत की पुष्टि की और उसे रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स ले जाते वक्त गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस चालक मृतिका को छोड़कर वहां से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था की और शव को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए। लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप ने बताया कि सदर अस्पताल में सुविधाओं की कमी है। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर कच्छप ने कहा कि महिला की मौत दुखद है। वो इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां जांच में गर्भ में ही नवजात की मौत हो चुकी थी और संक्रमण फैलने की आशंका थी। इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया गया, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, अब जिला स्तर पर ही होगी चौकीदारों की भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या ट्रांसफर दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोडरमा के उपायुक्त की ओर से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों में अंकित यथासंभव और सामान्यतः जैसे शब्द इस बात के संकेत हैं कि बीट स्तर पर पोस्टिंग करना कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान है। इस संबंध में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। प्रार्थियों ने दलील दी थी कि विज्ञापन के मुताबिक भर्ती बीटवार होनी चाहिए और केवल संबंधित बीट का निवासी ही वहां नियुक्त हो सकता है। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यदि भर्ती बीटवार की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना संभव नहीं रह जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और आपत्ति लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक को लेकर थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 30% से अधिक अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चयन प्राधिकरण को कट ऑफ तय करने का अधिकार है। इस मामले में 80% अंक पाने वालों को ही शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था और इसमें कोई अनियमितता नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। किसान ऋण माफी योजना के तहत 16 जिलों में ई-केवाईसी टारगेट पूरा नहीं, 1,57,000 अब भी वंचित। किसान ऋण माफी योजना के तहत 16 जिलों में किसानों की ई-केवाईसी करने का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6,14,586 किसानों का ई-केवाईसी करने का टारगेट रखा गया था। इसके विरुद्ध अब तक 4,56,762 किसानों का ही ई-केवाईसी हुआ है। 1,57,824 किसानों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। रांची सहित 8 जिलों में ही ई-केवाईसी का टारगेट पूरा हो पाया है। इसमें चतरा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, पलामू, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। वहीं रामगढ़ में सबसे अधिक 36,605 किसानों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। दूसरे नंबर में धनबाद में 34,655 किसानों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया है। किसान ऋण माफी योजना के तहत जिलों को 1830.3 करोड़ रुपए अब तक वितरित किए गए हैं। इसमें से 6 जिले देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू और रांची के 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। इसमें सबसे अधिक पलामू को 151 करोड़ 51 लाख रुपए दिए गए हैं। देवघर को 137 करोड़ 26 लाख, गढ़वा को 127 करोड़ 34 लाख, हजारीबाग को 110 करोड़ 11 लाख, रांची को 109 करोड़ 68 लाख और पूर्वी सिंहभूम को 106 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए हैं। झारखंड में जुलूस के दौरान चाकूबाजी, 7 युवक घायल, इलाके में तनाव। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक घातक चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हरिजन बस्ती के दुर्गा पूजा पंडाल से निकले जुलूस के समय करीब 15 हमलावरों ने अचानक 7 युवकों पर हमला कर दिया। इस ताबड़तोड़ चाकू हमले में सभी घायल हो गए, जिनमें रिक्की मुखी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि जैसे ही विसर्जन जुलूस चक्रधरपुर थाना के पास पहुंचा, हमलावरों ने हमला कर दिया। घायल युवकों में ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी और अजय मुखी शामिल हैं। उन्हें तत्काल चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रिक्की मुखी की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेष देखभाल का निर्देश दिया है। इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने घटना की तुरंत जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवकों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनसे हमलावरों की पहचान की गई है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रखा है। घटना के बाद हरिजन बस्ती के लोग अत्यंत आक्रोशित हैं। बड़ी संख्या में वे रेलवे अस्पताल पहुंचकर पुलिस से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित लोगों का कहना है कि आज 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस प्रशासन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है, क्योंकि अब तक किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है। इलाके में तनाव बढ़े होने के कारण पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि माहौल शांत रहे। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट। रांची में 30 नवंबर को भारत साउथ अफ्रीका मुकाबला। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबला होने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर 2025 को यहीं खेला जाएगा। ये मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार रांची में वनडे मैच होगा। उस समय भारत ने इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA के एक अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आएगी। ऐसे में रांची को उस सीरीज में भी एक मैच मिलने की संभावना है। अब तक इस स्टेडियम में कुल 6 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 3 मैच जीते, 2 हारे, जबकि 1 मैच रद्द हुआ। इसके अलावा यहां 3 टेस्ट मैच और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। महिला क्रिकेट में भी इस मैदान ने 3 वनडे और 3 T20 मैचों की मेजबानी की है।
झारखंड में राशन संकट, 9 महीने से गरीबों को नहीं मिल रही दाल, दीपावली में भी वंचित रहने की आशंका। झारखंड के लाखों गरीब परिवार इस समय गंभीर राशन संकट से जूझ रहे हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारियों को पिछले कई महीनों से केवल चावल और गेहूं ही मिल रहा है, जबकि दाल, चीनी और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं वितरण प्रणाली से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। दुर्गा पूजा बीत चुकी है और अब दीपावली जैसे बड़े त्योहार में भी इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सरकार द्वारा दाल और चीनी की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक इसे पूरा होने में कम से कम 1 से 2 महीने और लग सकते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति चना दाल को लेकर है। जनवरी 2025 से अब तक यानी पूरे 9 महीने से राज्य के लाभुकों को चना दाल नहीं मिली है, जबकि खाद्य सुरक्षा योजना और ग्रीन कार्ड धारकों को हर महीने 1 किलो चना दाल देने का प्रावधान है। सरकार ने इसके लिए साल भर की राशि भी विभाग को जारी कर दी थी, फिर भी दाल की आपूर्ति नहीं हो सकी। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार पहले नाफेड के माध्यम से 67 रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल प्रखंड मुख्यालयों तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन बाजार में दाम बढ़ने के बाद नाफेड ने आपूर्ति से हाथ खींच लिए। अब विभाग नई आपूर्ति व्यवस्था के लिए टेंडर प्रक्रिया चला रहा है, जिसमें और 2-3 महीने लग सकते हैं। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 61 लाख से अधिक परिवार और ग्रीन कार्डधारी 6.3 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होते हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही और आपूर्ति बाधित होने के कारण इन्हें जरूरी वस्तुओं से वंचित रहना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। गरीब उपभोक्ताओं का कहना है कि जब बाजार में दाल 120-150 रुपये प्रति किलो और चीनी 45-50 रुपये किलो बिक रही है, तो उनके लिए बाजार से खरीद पाना संभव नहीं है। वहीं नमक की मुफ्त आपूर्ति भी बंद हो चुकी है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी स्लम तक इस स्थिति को लेकर नाराजगी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने राशि दे दी तो राशन दुकानों तक सामान क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। झारखंड थैलेसीमिया पीड़ितों का राज्य स्तरीय राजभवन मार्च। थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित मरीजों व उनके परिजनों ने शनिवार को जयपाल सिंह मुंडा पार्क से राजभवन तक जागरूकता मार्च निकाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और सरकार से इन बीमारियों को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग की। झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक नदीम ने कहा कि राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अनीमिया के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई सर्वे नहीं हुआ है। संस्था के अनुमान के मुताबिक करीब 11,000 मरीज पूरे राज्य में हैं। इनमें से 2100 मरीज रांची और 2000 मरीज जमशेदपुर से हैं। खूंटी जिले से 100 मरीजों का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन अब तक सरकार ने न तो कोई सर्वे कराया है और न ही इनके लिए कोई नीति बनाई है। नदीम ने बताया कि इन मरीजों को हर महीने औसतन 2 से 3 यूनिट खून की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसकी पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। खून की उपलब्धता के लिए मरीजों के परिवार और कॉलोनी के लोग भी आगे नहीं आते। आज भी रक्तदान को लेकर समाज में डर और भ्रांतियां बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन बीमारियों पर तत्काल सर्वे कराकर ठोस नीति बनाई जाए, ताकि पीड़ितों को नियमित खून और इलाज की सुविधा मिल सके। बिजली को लेकर ग्रामीणों का बीसीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन, अधिकारी से हुई तीखी बहस। धनबाद जिले के बीसीसीएल सिजुआ एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के पास रहने वाले ग्रामीण बिजली आपूर्ति न होने से भड़क उठे। उन्होंने इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक बीसीसीएल अधिकारी को घेर लिया। ग्रामीणों द्वारा अधिकारी की पिटाई की भी बात सामने आई है। दरअसल बीसीसीएल सिजुआ एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के आसपास स्थित 14 नंबर, 44 नंबर, धौड़ा और एकदा समेत 4-5 मोहल्लों के लोग पिछले 4 दिनों से बिजली के बिना रोजमर्रा का जीवन गुजार रहे थे। इसे लेकर 2 दिन पहले भी ग्रामीणों ने वासुदेवपुर कोलियरी में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बिजली बहाल तो हुई, लेकिन केवल 3 घंटे के लिए। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और कोलियरी की खदानों पर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान बीसीसीएल सर्वे विभाग के अधिकारी लक्ष्मण यादव अपने मोबाइल फोन से प्रदर्शन का वीडियो बना रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। तीखी बहस के बाद बीसीसीएल अधिकारी की पिटाई कर दी गई। बाद में केंदुआडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला सुलझाया। वहीं ग्रामीणों को प्रबंधन से बात करने की अनुमति दी गई। बीसीसीएल प्रबंधन के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार पर उन्हें बिजली नहीं मिली। वे सभी परेशान थे, 4 दिनों से बिजली के बिना थे। पिछले दिन हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने बिजली आपूर्ति बहाल करने का वादा किया था। हालांकि बिजली आपूर्ति केवल 3 घंटे ही हो रही थी। वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि बिजली समस्या का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। प्रबंधन ने निर्बाध बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है। एसआईआर की वजह से झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद नहीं।
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर दिए गए आदेश और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बावजूद जल्द चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR शुरू करने का संकेत दिया जाना और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करना। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची के इस्तेमाल का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची की मांग को लेकर चली लंबी खींचतान और पत्राचार के बाद विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयार पुनर्रीक्षित मतदाता सूची के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर सहमति बनी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची को वार्डों में बांटने का काम शुरू किया। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर D.K. तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इससे राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आगे की प्रक्रिया रुक गई। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में ट्रिपल टेस्ट के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव में पिछली जाति को आरक्षण देने का प्रावधान करने का आदेश दिया था। साथ ही SC, ST और OBC को दी जाने वाली आरक्षण की कुल सीमा को 50% के अंदर रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो OBC को आरक्षण दिए बिना ही निकाय चुनाव करा सकती हैं, लेकिन निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की बाध्यता होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने काफी देर से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की। ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दी गई। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। राज्य सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आलोक में पिछड़ों के आरक्षण पर कोई फैसला नहीं किया है। रांची DC ने समाहरणालय भवन का औचक निरीक्षण किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय भवन ब्लॉक A एवं ब्लॉक B का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता राम नारायण सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ, आलोक और अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय, समाज कल्याण विभाग कल्याण कार्यालय, विशिष्ट अनुभाजन कार्यालय और कोषागार कार्यालय सहित कई विभागों का जायजा लिया। बाकी कार्यालयों का निरीक्षण जिला के अन्य वरीय अधिकारियों ने किया। उपायुक्त ने कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजी और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय आने और पूरी निष्ठा से काम करने की सख्त हिदायत दी। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी अपने दायित्व को गंभीरता से निभाए ताकि जनता को बेहतर सेवा मिल सके। श्री भजंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है और आरोप साबित होते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता और शालीनता के साथ सुना जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन रांची को राज्य का श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जनसेवा को प्राथमिकता देने की अपील की। निरीक्षण के दौरान समाहरणालय परिसर में नो पार्किंग जोन में खड़े कई वाहनों का चालान करने का निर्देश उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। निर्देश मिलते ही सभी वाहनों का चालान कर दिया गया। उपायुक्त ने परिसर की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाहरणालय आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। झारखंड में 212 महिला पुलिसकर्मियों का थाने में पदस्थापन लटका। ADG की आपत्ति कारण झारखंड सशस्त्र पुलिस की इंडियन रिजर्व बटालियन यानी IRB और स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन SIRB की 212 महिला पुलिसकर्मियों का राज्य की थानों में मुंशी के पद पर पदस्थापन फिलहाल लटक गया है। जानकारी के अनुसार ये मामला JAP की ADG प्रिया दुबे की आपत्ति के कारण लंबित है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पदस्थापन आदेश को नियम विरोध बताते हुए इसका विरोध किया है। 212 महिला पुलिसकर्मी राज्य की विभिन्न थानों में मुंशी पद पर तैनात होने की प्रतीक्षा में हैं। ADG की आपत्ति के बाद उनका स्थानांतरण और पदस्थापन फिलहाल रुका हुआ है, जिससे उनके करियर और कार्यस्थल पर असर पड़ रहा है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि इस मामले में सभी नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के हितों और नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।
अफीम की खेती की तो जिंदगी हो जाएगी बर्बाद, सूचना नहीं देने पर जनप्रतिनिधियों पर भी गिरेगी गाज। लातेहार जिले में गत वर्ष अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। जिले में लगभग 800 एकड़ भूमि में गत वर्ष अफीम की खेती नष्ट की गई थी, लेकिन इस बार जिले में अफीम की खेती कोई न करे, ये लक्ष्य लेकर पुलिस काम कर रही है। इसी लक्ष्य को लेकर अफीम की खेती के खिलाफ संभावित इलाकों में पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिन इलाकों में कभी अफीम की खेती हुई थी, खासकर उन इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम गांव-गांव घूमकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि अफीम की खेती करते पकड़े गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी अफीम की खेती पर नजर बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि अपनी आजीविका के लिए अपने खेतों में सब्जी अथवा कोई अन्य फसल उगाएं। इस बार लातेहार एसपी कुमार गौरव ने ये लक्ष्य रखा है कि लातेहार जिले में अफीम की खेती बिल्कुल ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर ग्रामीणों को पहले से ही अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान के दौरान ग्रामीणों को ये बताया जा रहा है कि अफीम की खेती करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जा रही है। जागरूकता अभियान के क्रम में ग्रामीणों को ये भी बताया जा रहा है कि यदि कोई भी ग्रामीण अफीम की खेती में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अफीम की खेती में संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें 20 साल की सजा हो सकती है। गत वर्ष भी लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर लगभग 800 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती नष्ट की थी। पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम तस्करों की कमर टूट गई थी। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पिछले वर्ष 800 एकड़ से भी अधिक भूमि में लगी अफीम नष्ट की गई थी। साथ ही कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।